Guys, welcome to the channel. So I am Manali Singh and today we are going to solve a practical question through the three methods we studied in the last three videos during the chapter measurement of national income. तो सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर्मूलेज राइट डाउन कर दिए हैं और यहाँ पे जो स्पेशल चीज़ें मतलब ऑलरेडी मैंने एक ऐसा यू कैन सी द क्वेश्चन ओवर हियर, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन चूज़ किया है जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर कोई जैसे ट्रिकी चीज़ आती है जिससे थोड़ा क्वेश्चन में घुमावदार क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा एंड ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक ही क्वेश्चन से अगर हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें तो हमारा नेशनल इनकम की वैल्यू सेम आएगी हर मेथड से. सो यू कैन वंस पॉज द वीडियो एंड चेक ऑल दी कंपोनेंट्स ओवर हियर एंड चेक कि कौन सा किस में जाएगा. तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मेथड में कौन सा कंपोनेंट जाएगा, जिससे आप एक बार आप एग्ज़ाम में भी जब आप एग्ज़ाम सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, तो पहले से ही जो मेथड आपको सपोज बोला है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, सो व्हाट यू हैव टू डू इज इनकम मेथड का पूरा फॉर्मूला लिख दो, उसके आगे की वैल्यू लिखते जाओ, आपसे कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होएगी. और एक बार क्वेश्चन पूरी तरह से पढ़ो जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई सा कंपोनेंट छूट ना जाए जिससे लास्ट में आंसर गलत आए. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इनकम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो मैंने जल्दी में क्वेश्चन ये लिखा है, तो अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ सॉरी बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको ये भी लिख दिया है कि जो भी आपको फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हेल्प है, जिस क्वेश्चन में जो भी ट्रिकीनेस आ रही है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इस पर भी एक बार ध्यान ज़रूर देना. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व इनकम मेथड. सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया है. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लिखेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे रेंट एंड लॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम. इन सब का एडिशन हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपीएफसी. और एनडीपीएफसी से अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है तो हमें डोमेस्टिक इनकम में अपनी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी प्लस करनी पड़ेगी, जिससे हमारा पूरा नेशनल इनकम आ जाएगी फ्रॉम द डोमेस्टिक कंट्री, फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड फ्रॉम आउटसाइड द नेशन. सो ये फॉर्मूला है. सबसे पहले हम लिखेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है हमारा, जैसे क्वेश्चन में यहाँ देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें दे रखा है 245 सी 245. तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 245. ओके, नाउ रेंट एंड लॉयल्टी. रेंट एंड लॉयल्टी इज रिटन ओवर हियर एंड इसकी वैल्यू है 25, तो हम लिखेंगे 25. उसके बाद में हमारा दे रखा है इंटरेस्ट. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट इज 40. वी विल राइट डाउन 40. हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करना डिजिट बाय डिजिट नीचे लिखते जाना, जिससे आपको सम करने में हेल्प मतलब एडिशन करने में ईजीनेस होगी, क्योंकि आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है टिल 12th क्लास, तो आपको खुद ही एडिशन करना पड़ेगा. और फॉर योर कन्वीनियंस यू शुड राइट डिजिट वाइज values. Okay, now we are going to write profit. So you can see profit is over here and profit's value is 30. You will write 30 over here. Then mixed income. Last is mixed income. Mixed income is written over here. So we will write 285. Now हम इन सबको add कर देंगे. तो this will be 625. Okay, 625. Now अब हमें क्या लिख रखा है? Add करना है हमें. ऐड करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में, जैसे सपोज यहाँ पे देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इट इज़ रिटन -5. और जनरली भी यही होता है कि अगर कोई नेट फैक्टर इनकम होती है तो उसके लिए आपको माइनस में ही आएगी, यानी कि हमारा जो हमने जो रिसीव करी है वो कम है और हमने जो दी है वो ज़्यादा है. ठीक है, डेफिशिएट आ रहा है. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस एंड हम लिखेंगे यहाँ पे कितना है 5. तो विल राइट 5 ओवर हियर. अब ये तो बेसिक मैथ्स फॉर्मूला होता है कि अगर हमें कोई चीज़ प्लस करनी हो और हमें वो नेगेटिव में दे रखा हो तो प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस. यू हैव टू माइनस एंड जो भी साइन होगा बड़े बड़े डिजिट का, जैसे यहाँ पे 625 है जो कि पॉजिटिव है, तो हमें साइन भी जो बड़े डिजिट का होगा जो वैल्यू में ज़्यादा है उसका लगाना है. तो अगर हम देखेंगे 625 -5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है तो हम बेसिकली माइनस करेंगे, तो आर वैल्यू विल बी 620 एंड दिस विल बी योर नेशनल इनकम. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन होता है. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला एंड फॉर्मूले के हिसाब से आपको वैल्यू डालनी है, तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा. यू कैन सी ओवर हियर
द आंसर इज 620 करोड़. ओके, यू हैव टू राइट करोड़ क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यू करोड़ में है, तो ऑलवेज राइट रुपीज इन करोड़. ओके, तो आर आंसर इज हियर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन थ्रू वैल्यू एडेड मेथड. तो वैल्यू एडेड मेथड के कॉम्पोनेंट्स भी अलग अलग हैं. वी विल राइट डाउन द कॉम्पोनेंट्स फर्स्ट. तो हमारा क्या है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड फ्रॉम टर्शरी सेक्टर. इन तीनों का हमारा एडिशन होगा सबसे पहले. तो हमें अब ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि ग्रॉस वैल्यू कितनी है, पर हमने जब यू कैन सी इन दी फर्स्ट वीडियो, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाके पहले उसे देखो, क्योंकि आप जब तक इसके स्टेप्स नहीं पढ़ोगे, जब तक आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होएगा. तो वहां में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास ग्रॉस वैल्यू ऑफ एडेड नहीं पता है हमें कि कितनी ग्रॉस वैल्यू ऐड हुई है, तो हमें ये जरूर दे रखा होगा कि हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालनी है, और वो निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट. ठीक है, मतलब लास्ट में आउटपुट की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जैसे कि शुगर मिल्क इज इक्वल्स टू टी. ओके, एंड टी. ओके, अब हम क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू सपोज 5 आ रही है, शुगर की वैल्यू 1 थी, टी की 1 थी एंड मिल्क की 1 थी. तो 5 - 3 विल बी इक्वल टू 2, यानी कि ग्रॉस वैल्यू कितनी ऐड हुई, 2 वैल्यू ऐड हुई उस मटेरियल में, उसके बाद में हमारा टी बनी. तो हमें वो 2 निकालने के लिए अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा हर सेक्टर के लिए. ठीक है, फ्रॉम दी प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, प्राइमरी सेक्टर का 1000 था और इंटरमीडिएट कॉस्ट थी प्राइमरी सेक्टर की 630. तो 1000 - 630 इज 370 एंड सेकेंडरी में सेम 50 - 310 इज इक्वल्स टू 190. एंड टर्शरी सेक्टर की वैल्यू ऑफ आउटपुट था 450 - 265 हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया. तो दिस विल बी द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ दी 3 सेक्टर्स. अब हम इसको ऐड कर लेंगे, तो इसका हमें ऐड करने के बाद में हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 745. दिस विल बी 745. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अब हमारा ये जो एडिशन करने के बाद में क्या आ रहा है, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस में हमारी वैल्यू आ गई 745. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसे हमें NNP-FC यानी कि नेशनल इनकम के वे में निकालना है. तो GDP-MP से हमें NNP-FC पे जाना है. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सी ग्रॉस है, हमें नेट पे जाना है, तो क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा. सो डेप्रिसिएशन, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ये बताया था कि डेप्रिसिएशन के कई नाम थे. तो इसमें हमें डेप्रिसिएशन का एक नाम दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसलिए इंपॉर्टेंट है आप थ्योरी पढ़ो. ओके, सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विच इज 40. सो वी विल राइट -40 एंड फिर क्या करना है, हमें उसके बाद में दे रखा है कि हमें जाना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमें जाना है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ. यानी कि हमने कितने में बेचे में से जाना है हमें कितने में बनाया, तो उसके लिए हमें टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे, जब भी तो हमें पता चलेगा कि उसकी कितनी कॉस्ट थी. तो हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे आपके ऑलरेडी दे रखे हैं निकाल कर. ओके, काफी बार ऐसा होता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. अगर ऐसे दे रखा होता कि यहाँ पे एक जगह कंपोनेंट दे रखा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक जगह दे रखा होता है सब्सिडीज, तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालना पड़ता. इसमें आपको इजीली वे में दे रखा है, इसमें ऑलरेडी NIT निकाला हुआ है, तो हम यहाँ से निकाल के वैल्यू डाल देंगे. ओके, तो हमारी वैल्यू इसको माइनस करने के बाद में आ जाएगी 625. ओके, 625. अब हमारे पास ये क्या आ गया है, NDP-FC. ओके, NDP-FC यानी कि हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ गई है. अब डोमेस्टिक इनकम आ गई है यानी कि हमने जो इंडिया में कमाया बेच के या फिर सर्विसेज दे के वो आ गया है. हमें अब ये ऐड करना है उसमें, डोमेस्टिक से हमें नेशनल बनाना है कि कोई फॉरेन से तो नहीं आई इनकम. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसमें भी सेम केस होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में है और हमें क्या करना था, प्लस करना था. ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. ओके, साइन बड़े का आएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी 625 बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 620 विल बी योर आंसर. सी 620 इसमें भी आया, 620 इसमें भी आया. कंपोनेंट्स सब चेंज हो गए हैं, पर अगर हम कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वो आंसर हमारा नेशनल इनकम हर बार सेम होगा. ऐसा नहीं है कि नेशनल इनकम की वैल्यू हर बार अलग आएगी.
ओके अब थर्ड स्टेप में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो थर्ड में हम देखते हैं सी। सपोज हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो वो हमें क्या देगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें से ढूंढेंगे इसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन किधर है। सी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इधर दे रखा है जो है 515, तो हम उसे यहाँ पे लिख देंगे, ओके। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, आई एम सॉरी हम थोड़ा, सो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू है 75, सो वी विल राइट 75 ओवर हियर। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ओके। तो इसकी वैल्यू हमारी है 130 है। पर मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट थे, एक हमारा फिक्स्ड पार्ट का था और एक चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर हमारा स्टॉक में चेंज आ रहा है तो हम उसको कंसिडर करेंगे और उसको ऐड करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, क्योंकि हम कैपिटल ऐड कर रहे हैं, स्टॉक में चेंज आ रहा है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे तो कहीं दे नहीं रखा स्टॉक के बारे में, चेंज इन स्टॉक दे नहीं रखा, लेकिन हमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक तो दे रखी है ना। तो इसीलिए अगर फायदा ये है, अगर आप स्टार्टिंग में पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको ये पता है कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स दे रखे हैं। देखने के बाद आपको पता चल जाएगा अरे इसमें ये भी दे रखा है, इसका मतलब ये कि इसका भी इसमें कुछ यूज है, क्योंकि बिना यूज का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। हो सकता है किसी केस में एक दो छूट जाए, पर अगर कोई ऐसा मेथड है जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ ये कंपोनेंट इसमें यूज आता है, तो राइट इट डाउन इन योर आंसर शीट, ऐसी जगह पे जहां पे आप जब भी क्वेश्चन, या फिर आप जैसे क्वेश्चन पेपर में तो आपको अलाउड नहीं होता है लिखना, बट स्टिल यू कैन मेक अ पॉइंट और स्टार कि हमें ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पेपर पढ़ा, बट 3 घंटे का एग्जॉस्टिंग एग्जाम देने के बाद लास्ट के आधे घंटे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपसे दिमाग से निकल जाए। तो जस्ट रिमाइंड इट एंड पुट अ डॉट लाइक दिस कि हमें ये भी करना है, या फिर आप अपनी रफ वर्क लिखकर उधर साइड में लिख दो कि वी हैव टू ऐड चेंज इन स्टॉक। इसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आंसर एक बार में करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसीलिए अब हमें क्या करना है, हमें ऑलरेडी दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन विच इज 130, ओके 130 हमें दे रखा है, पर हमें चेंज इन स्टॉक भी करना है। तो हम 130 प्लस 70 माइनस 40 यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक से हमारा चेंज इन स्टॉक की वैल्यू निकलती है, वो माइनस करेंगे तो 70 माइनस 40 इज 30, 130 एंड 30 इज इक्वल्स टू कितना होगा 160, तो वी विल ऐड 160 ओवर हियर। ये सब एडिशन में है। अब बात आती है नेट एक्सपोर्ट्स की, ठीक है। एक्सपोर्ट्स के केस में भी वही होता है जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के केस में होता है। यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है -5, यानी कि हमने एक्सपोर्ट कम किया है और इम्पोर्ट ज्यादा किया है, ठीक है। जब भी हमारी जो भी वैल्यू है वो नेगेटिव में है, तो हम क्या करेंगे, सेम इसी केस में है, हमें क्या करना है कि हमें दे रखा है प्लस, बट हमें वैल्यू दे रखी है माइनस में, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होती है, पर हम साइन किसका लगाएंगे, जो वैल्यूज बड़ी हैं। तो यहाँ पे प्लस करने पर ऑब्वियसली ये वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी, इसीलिए हम करेंगे तो माइनस, ओके 5 विल बी इन डिडक्शन, पर हम वैल्यू का हम जो साइन लगाएंगे वो प्लस का होगा, तो इसको हम ऐड करके और 5 माइनस करके जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो होगी 750 ऐड करने के बाद होगी, और उसके बाद में जब हम 5 उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 745, ओके। नाउ वी विल डिडक्ट डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अपना कितना था, 80 वॉज नो आई एम सॉरी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड डेप्रिसिएशन था हमारा 40 एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस था हमारा 80। तो 80 प्लस 140 हमें दोनों को माइनस करना है, तो हमारा कितना हो जाएगा 120। तो 120 तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा ये, ओके। और फिर हमें क्या करना है, ऐड करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि हमारा माइनस में था, तो हम फिर से 5 इसमें से माइनस करेंगे। अगेन आवर आंसर विल बी 620, यानी कि सेम एज ऑल दी अबव मेथड्स। सो
आप अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यू कैन सी ओवर हियर द आंसर विल बी 620 इन फर्स्ट मेथड, 620 इन सेकेंड मेथड एंड 620 इन थर्ड मेथड. सो रिमेंबर, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पर्क है एक तरह से कि आपके सब मेथड में आंसर सेम आएंगे. तो अगर ऐसा होता है कि आपके आंसर सारे सेम आ गए तो आपको एक तरह से कंफर्मिटी हो जाती है कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है. एंड अगर आपका किसी भी तरीके से एक भी मेथड का आंसर गलत आ रहा है तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है. इसीलिए बहुत अच्छे से और ध्यान से इनके क्वेश्चन सॉल्व करना. क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है कि फॉर्मूले की क्या क्या बाइफर्केशन में क्या क्या पार्ट हैं. जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट था चेंज इन स्टॉक, तो हमने यहाँ पे देखकर बता दिया कि चेंज इन स्टॉक आपको कंसिडर करना है. तो आगे से आपको ध्यान रखना है. यहीं पर हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम खत्म होता है. सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. थैंक यू सो मच. टेक केयर.